Okay, today's first heading, that is superposition of principle. A principle of superposition waves. Principle of superposition of waves. First, write out the definition. Then later on, we will discuss what is the principle of superposition of waves. Okay. First heading: principle of superposition of waves. When a number of waves, write down. When a number of waves traveling through a medium superpose on each other, the resultant displacement at any point at any given instant at any point at any given instant at any point at any given instant is equal to the vector sum of the displacements produced by the individual waves at that point. Y total displacement या net displacement, that is equals to displacement by first wave plus displacement by second wave plus displacement by third wave plus dash 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 plus displacement by nth wave. नंबर ऑफ वेव, जब यहाँ पे एक नंबर ऑफ वेव सुपरपोज करती हैं एक दूसरे पे आके इंसिडेंट करती हैं, तब क्या होता है कि इन सबसे जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स हैं इन सबका फैक्टर एडिशन दैट इज इक्वल्स टू द वेक्टर ऑफ द नेट डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, हम यहाँ पे चैप्टर में बात करेंगे सिर्फ 2 की बात करेंगे. ऐसे होने को तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हम सिर्फ 2 की बात करेंगे, यानी कि y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. यहाँ पे नीचे लिख सकते हो y इज इक्वल टू 2 की याद करते हैं तो y1 प्लस y2. 2 वेव अगर आपस में सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो उन दोनों के जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनका जो वेक्टर सम है दैट विल बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव. ओके, पहले कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. 11th क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद होगा, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन 11th क्लास वेव. मैं पहले ही बोल दिया था कि अगर आपको 11th क्लास अच्छे से आती है, 11th क्लास आपको अच्छे से आती है तो 12th में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं. लेकिन अगर 11th में प्रॉब्लम है तो फिर 12th में तो प्रॉब्लम होगी. अब हम लोग, मैं उस टाइम पे बता था वेव अच्छे से पढ़ना, वेव का कहाँ यूज है भी देख लेना, वेव का यूज कहाँ है और कैसे हो रहा है देखना. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जो 2 वेव है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, फिर से बताता हूँ इसको, 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर ये एक वेव है, सिंगल वेव है ना, दूसरी वेव आती है सेम फेज में, उसी पे ओवरलैप करते हुए आती है ना, एकदम सेम. मीन्स फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड बोथ आर सेम, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ऑल द थिंग्स आर सेम. तो क्या होगा, इन दोनों के वेव से बनने वाली जो वेव रिजल्टेंट वेव होगी, यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक वेव का ए है, दूसरे का भी कितना है ए ही,
यहाँ पे कितना है, माइनस ए है, दूसरे का भी कितना है, माइनस ए, नेगेटिव डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, वेव का डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन। यहाँ पे अगेन दोनों का ए बन रहा है, ए। यहाँ पे अगर देखा जाए दोनों डिस्प्लेसमेंट का, पहले का भी जीरो और दूसरे का भी जीरो। क्या बोला गया इसमें, दोनों के जो वेक्टर सम का वेक्टर, दोनों वेव के जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनका जो वेक्टर सम है वो रिजल्टेंट का आएगा। यहाँ पे ए है पॉजिटिव, यहाँ पे दूसरा वाला भी ए है पॉजिटिव, तो ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, वाई कितना हो जाएगा, 2 है। यानी इस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका डिस्प्लेसमेंट ए प्लस ए के बराबर हो जाएगा। यस, यहाँ पे ये माइनस में है, ये दूसरे केस की बात कर रहे हैं, वाई इक्वल्स टू माइनस ए एंड माइनस है, या इसको कहते हैं माइनस है प्लस माइनस है, माइनस 2 है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -2। इस पॉइंट की बात करें कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू 0 प्लस 0 दैट इज 0। यहाँ पे भी 0 प्लस 0, यहाँ पे भी 0 प्लस 0, तो रिजल्टेंट वेव जो होगी वो इस तरह से आएगी। रिजल्टेंट वेव को जो होगा वो इस तरह से आएगी, जहाँ एम्पलीट्यूड ए है वहाँ डबल ए हो जाएगा, जहाँ माइनस ए वहाँ माइनस ए, -2 है, यहाँ पे ए है वहाँ पे +2 है, यहाँ पे 0 है वहाँ पे 0। यहाँ समटाइम्स यहाँ पे अगर क्या होगा, a/2 होगा, किसका, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का a/2 है, तो a/2 प्लस a/2 दैट इज ए, तो इसका जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो ये वाला जो रिजल्टेंट का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ए। आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि अगर वेव दोनों सेम फेज पे चल रही है, इनिशियली दोनों स्टार्टिंग सेम एंगल पे कर रही है, स्टार्टिंग दोनों का अगर सेम एंगल है तो ये सेम फेज में जा रही है, अगर सेम फेज पे जा रही है तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है, डबल हो जाता है। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, सेम इसी तरह से सेम, ये एक वेव है, एक वेव है, दूसरी वेव इसी के जस्ट अपोजिट चल रही है, जस्ट अपोजिट टू दैट वेव। एक का किसी किसी पोजीशन पे, किसी इंस्टेंट पे एक का जो डिस्प्लेसमेंट है ए है और दूसरे का कितना है वो -a, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, a प्लस माइनस ए, मीन्स a माइनस ए दैट इक्वल्स टू 0। यानी कि जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका रिजल्टेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 अगेन 0, इसका भी 0। यहाँ पे अगर मान लेते हैं यहाँ पे द पोजीशन इज प्लस a/2, उसी के जस्ट अपोजिट क्या है यहाँ पे -a/2, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू प्लस a/2 माइनस a/2 दैट इज अगेन 0। यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 मीन्स at any instant, at any instant, at any instant रिजल्टेंट ऑफ वन वेव जितना पॉजिटिव है दूसरे का उतना ही नेगेटिव है, यानी कि रिजल्टेंट 0, यानी कि रिजल्टेंट वेव जो होगी वो उसका 0 हो जाएगा। समझ आ रही बात, ये ठीक है। तो अब सेम फेज द डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम डबल, और जहाँ पे अपोजिट फेज में आते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनती है, यानी कि वेव एक तरीके से कहते हैं उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 0 हो जाता है। ये दोनों बातें हम लोग 11th क्लास में डिस्कस कर चुके थे, फिर से हमने डिस्कस कर दिया है ना, ये सब इस पर डिस्कस करने में नहीं है, 12th में सब बुक में सब डिस्कशन नहीं है यार, लेकिन आपको आना चाहिए। तब मान के चला गया कि आपने 11th क्लास में इसको पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने इसको डिस्कस कर दिया यहाँ पे। एक पॉइंट, ये तो ग्राफिकली था, अब मैथमेटिकली करना है। ओके, अब इस चीज को हम लोग मैथमेटिकली करेंगे, मैथमेटिकली हम लोग देखेंगे कि कैसे वेव अगर कैसे सुपर इम्पोज करती है तो किस तरह से रिजल्टेंट में चेंजमेंट आता है।
अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो सेम फेज या अपोजिट फेज की बात हो रही थी। मीन्स या तो वो थीटा दोनों के बीच में एंगल 0 हो या दोनों के बीच में एंगल 180 हो, अपोजिट। ऐसा जरूरी तो है नहीं कि हर केस में ऐसा ही हो कि 0 हो या 180 डिग्री हो, ऐसा जरूरी नहीं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द रेज आर इन द सेम फेज और इन द अपोजिट फेज। ऐसा भी हो सकता था कि दोनों कुछ पर्टिकुलर एंगल पे हो, लेट अस सपोज एंगल इज 57 डिग्री और 85 डिग्री, ऐसा भी हो सकता था। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, मैं एक रफ डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। दिस इज द फर्स्ट वेव with initial phase difference 0, and this is the another wave. It have some initial phase, not maximum not minimum। ये ना तो सेम फेज में है ना तो अपोजिट फेज में। यहाँ पे देखना एक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक का डिस्प्लेसमेंट सपोज हाफ है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, एक का 0 है, 0 प्लस a/2 अपॉन 2, एवरेज क्या आएगा a/4। तो यहाँ पे कहीं से स्टार्ट करें, इस टाइम पे मैक्सिमम नहीं है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दोनों मैक्सिमम है, यानी इस पॉइंट पे ऐसे चलेगा, रिजल्टेंट विल बी लाइक दैट। तो ये होती है हमारी फेज। अगर फेज डिफरेंस होगा तो ना तो दोनों डायरेक्टली ऐड होंगे ना तो दोनों डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट। तब क्या होगा उस केस में, हम लोग अब एनालिटिकल ट्रीटमेंट करते हैं। मींस विद मैथमेटिक्स वी विल प्रूव दैट और वी विल show that what will be the resultant displacement of any superimposed wave। okay, write down heading expression for। अच्छा एक और बात पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी ऑफ एनी लाइट, यानी यहाँ पे अभी थोड़ा सा लाइट कम आ रही है या ज्यादा आ रही है। इंटेंसिटी ऑफ एनी लाइट दैट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड स्क्वायर, यानी कि किसी वेव का अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, है ना। ये दो वेव है, इट इज वेव नंबर 1 W1, इट इज वेव नंबर 2 W2। मींस W1 का एम्पलीट्यूड कम है इसलिए उसकी इंटेंसिटी ज्यादा, ब्राइटनेस कम होगी। W कम है, वेवलेंथ सॉरी एम्पलीट्यूड इसका कम है इसलिए इसका इंटेंसिटी कम होगी, ब्राइटनेस कम होगी। और अगर जैसे जैसे हम एम्पलीट्यूड को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी मींस ब्राइटनेस, नंबर ऑफ रेज कह सकते हैं, यानी कि इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा वो ब्राइट दिखेगा। जितने ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा ब्राइट, जितना कम एम्पलीट्यूड उतना ही कम ब्राइटनेस। अगर जीरो एम्पलीट्यूड हो जाए तो वो ब्राइटनेस जीरो हो जाएगी, यानी डार्क हमको दिखेगा, ब्लैक। हमने अभी बात किया था सेम फेज में, जब यहाँ पे सेम फेज में जा रही थी दोनों सेम फेज में जा रही थी तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जा रहा था, यस। जब दोनों अपोजिट फेज में जा रही थी, एक ऐसे जा रही थी और एक ऐसे जा रही थी, इस टाइम पे एम्पलीट्यूड जीरो हो रहा था, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जीरो होता। तो जीरो एम्पलीट्यूड हो रहा हो तो अब हमको डार्क दिखेगा। और जब हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा था, यानी सेम फेज में अगर होगी तो वहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम यानी वहां पे हमको ब्राइटनेस बहुत ज्यादा दिखेगी, वो ज्यादा बहुत ज्यादा क्या होगा, ब्राइट होगा, यानी वहां पे हमको एक तरीके से कह सकते हैं रेज हमको दिखाई देंगी। और जहाँ पे अपोजिट फेज में मिल रहे होंगे वहां पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ब्लैक होगा। तो सेम फेज में जब वेव मिलती हैं आपस में तो वहां पे ब्राइट होता है, ब्राइट। और जब अपोजिट फेज में मिलती है तो वहां पे हमको डार्क मिलता है, ठीक है ना। ब्राइट और डार्क मिलता है कब सेम फेज में होंगी, कब अपोजिट फेज में होंगी। दो वेव है, दो कोई वेव, तो उसको किस तरह से मैथमेटिकली हम उसको एक्सप्रेशन निकालेंगे कि किस पर्टिकुलर केस पे दोनों सेम फेज में होंगी और किस पर्टिकुलर कंडीशन पे दोनों अपोजिट फेज में होंगी, इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो राइट डाउन एक्सप्रेशन
For intensity at any point, expression expression for intensity at any point, expression for intensity at any point हमने इक्वेशन पढ़ी थी ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। लेट अस सपोज दो वेव है, एक वेव है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और y2 इज इक्वल टू है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसके बीच में कुछ हमने एंगल मान लिया कि ये इसका एंगल, इसका फेज ओमेगा टी है तो इसका फेज क्या है ओमेगा टी प्लस फाइव है, कुछ एंगल में डिफरेंस है। अगर हम फर्स्ट केस की बात करते हैं जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, तो उस टाइम पे साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी विद फेज विद द सेम फेज। लेकिन अगर हमने अपोजिट की बात करती की थी सेकंड केस में, तो ओमेगा टी प्लस प्लस पाई, लेकिन हमने माना कि ना तो पाई है ना तो जीरो है, ना तो पाई है ना तो जीरो है। एक कोई जनरल केस हमने मान लिया क्या, फाई माइनस भी हो सकता है, नो मैटर, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। लेकिन हम मान लेते हैं कि कुछ एंगल प्लस पे है ये, तो क्या होगा इसका। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू। ओके, ये हो जाएगा हमारा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको ऐसे ही रहने देंगे, a1 साइन ओमेगा टी ऐसे ही रहने देंगे, a2 साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। कॉस ए कॉस बी, सॉरी साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला है, नोट कर लो इसको। a2 को चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, a2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी, यहाँ से इन दोनों को कॉमन ले लें, क्या बचेगा यहाँ पे, a1 प्लस a2 कॉस फाइव बचेगा यहाँ पे, साइन ओमेगा टी प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, नोट इट डाउन फास्ट। ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, लेट कर लिया हमने। a1 प्लस a2 कॉस फाइव को a कॉस थीटा और a2 प्लस सॉरी a2 साइन फाइव को a साइन थीटा पुट कर लिया, और उसके बाद उसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पहले नोट कर लो, उसके बाद आगे चलते हैं। डन,
Okay, if it is done, then we will write upside here. यहाँ पे हम लोग लिख रहे थे y इज इक्वल टू, यहाँ पे ये a1 प्लस a2 cos फाइव, a1 प्लस a2 cos फाइव क्या हो जाएगा, a cos थीटा, a cos थीटा इंटू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस a2 cos ओमेगा टी, a2 cos ओमेगा टी इंटू साइन, सॉरी a2 नहीं, a2 को तो हमने कॉमन ले लिया, a2 साइन फाइव को हमने ले लिया एक साथ, तो एक a साइन फाइव हो गया, तो हो जाएगा a साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी, ये a हो गया और ये हो गया हमारा b, a को हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, a कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो सिंपली इसको लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, y इज टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देना, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देना, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो क्या होगा यहाँ पे, हमने क्यों माना, अभी समझ में आ जाएगा कि क्यों हमने ऐसा माना था। नोट इट डाउन फास्ट। इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करें और इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करें, मीन्स इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर ऐड कर देते, इसको करेंगे हम, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a1, यहाँ पे तो एक साथ हम स्क्वायर कर देते हैं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2 टाइम्स a1 a2 कॉस फाइव। देख लेना सही किया कि नहीं हमने। a1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, फिर दूसरी इक्वेशन को हम करते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ये इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। व्हाट विल वी गेट आफ्टर एडिशन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, कॉस स्क्वायर फाइव है, यहाँ पे साइन स्क्वायर फाइव है, दोनों को ऐड करें तो हमने कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ये बच गया, प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला हमारा ए स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा, प्लस
2a1 a2 cos phi. ओके, नोट इट डाउन फास्ट. तो फाइनल रिजल्ट ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi. जिस तरह से हम लोग प्रूफ करते थे फैक्टर को, हम जानते हैं इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. एम्पलीट्यूड में ए भी आएगा एंड एम्पलीट्यूड में हमारा स्मॉल ए भी आएगा, A1 और A2, है ना. तो यहाँ पे हम जानते हैं कि कोई भी एम्पलीट्यूड हो, यहाँ पे I इज इक्वल टू K टाइम्स A स्क्वायर, I इज इक्वल टू K टाइम्स A स्क्वायर. दोनों को हम पुट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में. क्या मिलेगा हमको? यहाँ पे मिलेगा K I अपॉन K हो जाएगा, A स्क्वायर के प्लस पे क्या हो जाएगा, I अपॉन K हो जाएगा. यहाँ पे A1 स्क्वायर के प्लस पे क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर अपॉन K, A1 स्क्वायर अपॉन K, फिर प्लस A2 स्क्वायर अपॉन K, फिर प्लस 2 टाइम्स A1 के प्लस पे. A1 के प्लस पे क्या हो जाएगा, A1 के प्लस पे A1 के प्लस पे यहाँ पे I इज इक्वल टू K A1 माना जाए तो यहाँ पे A1 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट I बाई I1 अपॉन K. तो A के प्लस पे हो जाएगा अंडर रूट I1 अपॉन K, अंडर रूट I1 अपॉन K इंटू अंडर रूट I2 अपॉन K इंटू कॉस फाई. नोट इट डाउन. K यहाँ पे K यहाँ पे अंडर रूट के क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा. 1 मिनट, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है. I अपॉन सॉरी I1 अपॉन यहाँ पे A1 के प्लेस हमने रखा है ना, A1 के प्लेस पे I1, A2 के प्लेस पे I2 हो जाएगा. I इज इक्वल, स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर भी नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट, स्क्वायर भी नहीं होगा. यहाँ पे देखना ना, यहाँ पे I इज इक्वल टू A अपॉन A स्क्वायर अपॉन ऐसे है, I इज इक्वल टू I अपॉन K, I1 अपॉन K A1 स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर भी नहीं होगा. I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट I1 और I2 एक ही में, I1 एंड I2 cos फाई. एक आ जाएगा हमारा रिजल्ट. नोट इट डाउन. डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है मेरे में, तो डाउनलोड का ऑप्शन खुलता है जब मैं खोलता हूँ तो. अच्छा देखता हूँ, असल में उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, अपलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. ठीक है, देखता हूँ उसको मैं. ऑप्शन होना चाहिए डाउनलोड का. अच्छा पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको उस पर भी डिस्कस कर लेंगे. पहले पढ़ लेते हैं. अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम हो, हमने यहाँ पे ऐसे कर लेना, लेट I1 इज इक्वल टू
I2, दोनों की इंटेंसिटी सेम है. लेट अस सपोज I डैश, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे I, अच्छा ऐसे मत करना, I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I, और यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट जो होगा, रिजल्ट को हम आई डैश मानते हैं, यानी यहाँ आई डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आई प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट आई इंटू कॉस फाइव. यहाँ पे आई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i प्लस 2i कॉस फाइव आई डैश इक्वल्स टू, ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा, तो आई डैश रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 2i, अगर कॉमन ले लें यहाँ पे केस लिखेंगे, केस नंबर 1, इफ y is equals to 0, I will be equals to 0, it is 1, it is 4i, I dash will be equals to 4i. मैक्सिमम का केस बनेगा. दूसरा केस, इफ phi is equals to 90, सॉरी 180, अपोजिट की फेस की बात करें, अपोजिट फेस की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, I dash it is -1 it is 0, means intensity will be 0, intensity will be 0. यहाँ पे लिखेंगे हम मैक्सिमम इंटेंसिटी, यहाँ पे लिखेंगे हम मिनिमम इंटेंसिटी. maximum intensity and minimum intensity. What happened? It is visible. Some disturbance is there. Okay. यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम क्या आएगा, सेम फेज में क्या आएगा, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, सेम फेज में मैक्सिमम मिलेगा हमको, और अपोजिट फेज में हमको जीरो इंटेंसिटी मिलेगी. हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि सेम फेज में वेव आ रही, सेम फेज में आ रही है, तो इसकी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा तो इंटेंसिटी भी हमारी मैक्सिमम हो जाएगी. और अगर अपोजिट फेज में हो, यानी 180 पे आ रही हो दोनों, तो उस केस में इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, हम मिनिमम कह सकते हैं, या उसको हम मिनिमम कह सकते हैं. ओके, हटा देता हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया है. वैसे आई थिंक इट इज विजिबल. डिस्टर्बेंस अगर लाइट पे दिक्कत आ रही है. डन.
देखो इसमें अब यहाँ मैक्सिमम मिनिमम की दोनों बात आती है कि किस किस केस में मैक्सिमम होगा और किस किस केस में मिनिमम होगा, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी। और मैं मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें जरूरत पड़ेगी हमको, तो राइट डाउन देखो इंटरफेरेंस का मतलब होता है, इंटरफेरेंस का मतलब सुपरपोज करना, इंटरफेयर करना। एक वेव दूसरे वेव पे जब आ रही होती है तो उसी को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस, है ना। इंटरफेरेंस बेसिकली क्या होता है, लिख लो इसमें पहले, राइट डाउन इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसकी डेफिनेशन लिख लेना खुद से। जब एक वेव दूसरे के ऊपर सुपरपोज करती है तो उसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं। इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन इंटरफेरेंस हेडिंग डाल के छोड़ देना, लिख लेना। मैंने जो नोट सेंड किया हूँ, सॉरी वेव का नहीं सेंड कर पाया हूँ अभी कर दूंगा नेट, इसका भी नोट्स बना के, तो उसकी डेफिनेशन आप लिख लेना कि व्हाट इज एक्चुअली इंटरफेरेंस। तो जब एक वेव दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करती है उसी को हम बेसिकली इंटरफेरेंस करते हैं। तो उस टाइम पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही होगी, मिनिमम आ रही होगी, किस केस में मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी और किस केस में मिनिमम इंटेंसिटी आएगी, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अभी। ओके, राइट डाउन, राइट डाउन कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्शन होता है ना, कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का साइड में लिख लेना मैक्सिमम इंटेंसिटी, लिख लेना मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी कम, यानी कि कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव मतलब बनाना, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी जब होगी उसको हम कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे। इसमें एक और टर्म आता है ब्राइट, लिख लेना ब्राइट, आल्सो ब्राइट। ब्राइट क्या है, या इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोले, ब्राइट और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोले, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी। दूसरा आता है हमारा, उसको बताएंगे, पहले लिख लेना किस किस केस में ये मिनिमम होता है। तो कंस्ट्रक्टिव मींस मैक्सिमम इंटेंसिटी कब कब होगी, ये मैक्सिमम कब होगा, यानी कि हम लोगों ने तो इस पे जीरो लिख दिया डायरेक्टली कि जीरो है। अब जीरो कब कब होगा, जनरल खासतौर से मैथमेटिक्स स्टूडेंट यू नो वेरी वेल कि ये जीरो फाइव जीरो जीरो किस किस केस पे हो सकता है, या फाइव ये कॉस फाइव मैक्सिमम कब कब हो सकता है। तो उसी में लिखना, उसी कंस्ट्रक्टिव वाले में आगे कंस्ट्रक्टिव वाले में लिखना कि कॉस फाइव इज इक्वल टू 1। जब ऐसा होगा तभी वो, क्योंकि कॉस फाइव की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। ये कॉस फाइव की मैक्सिमम वैल्यू 1 तभी होगी, तभी होगी कब कब होगी, फाइव की वैल्यू 0 हो या और भी होती है जनरल केस में। तो ये मैक्सिमम जब होगा तो इंटेंसिटी भी हमारी मैक्सिमम होगी। किस केस में, व्हेन फाइव इज इक्वल टू 1, फाइव इज इक्वल टू कॉस फाइव इक्वल टू 1 तब होगा जब फाइव इज इक्वल टू क्या क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए, 4 पाई होना चाहिए। 1 कब होता है, 0 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, 8 पाई पे, डैश 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 डैश। ओके डन। यहाँ पे 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, तो यहाँ पे हम फाइव को हम जनरल फार्मूला लेते हैं 2n पाई,
2n पाई, यहाँ पे जो n की वैल्यू है, वो प्लस माइनस n की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डैश 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 लिख सकते हैं। ओके, पाई पे भी होगी, -2 पाई पे भी होगी, प्लस माइनस 4 पाई पे भी होगी, प्लस माइनस सब पे होगी। इसको चाहो तो लिख सकते हो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, आल्सो प्लस माइनस। यहाँ पे एक और चीज हम लोग डिस्कस करते हैं कि वेवलेंथ की बात आती है कि 2 पाई में जो चेंजमेंट आता है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड होगी वो कितने होगी, 1 साइकिल मीन्स लैम्डा, 2 पाई में लैम्डा। ओके, 2 पाई में लैम्डा, इसलिए 1 में कितना हो जाएगा, लैम्डा पर 2 पाई, या इसको हम कह सकते हैं लैम्डा में 2 पाई, 1 में कितना होगा, 2 पाई बाई लैम्डा। दोनों बातें हो सकती है यहाँ पे, ये डिस्कशन था सिर्फ। अब यहाँ पे लिखो डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या इसको हम मिनिमा भी कहते हैं, मिनिमम मिनिमम इंटेंसिटी, और डार्क भी कहते हैं इसको, डार्क, मिनिमम इंटेंसिटी एंड डार्क। ये कब होगा, जब कॉस फाई की वैल्यू मिनिमम होगी -1, या हम बोल सकते हैं फाई की जो वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी पाई, 3 पाई, 5 पाई डैश डैश डैश, प्लस माइनस हमें लगा लेना, प्लस माइनस। ओके, या हम जनरल फॉर्म में बोल सकते हैं 2n+1 पाई बाई 2, n इज इक्वल टू 0 +-1 +-2, 0 पुट करेंगे, सॉरी पाई, 2n अपॉन 2, 1 मिनट, n पाई, इसको ऐसे लिखेंगे, n पाई, सॉरी n पाई लिखेंगे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 3, +-1 +-1 +-2 +-3 डैश डैश डैश। पाई के केस में ऐसा होगा। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे n पाई है ना 1, तो जनरल केस इसका बनाएंगे तो क्या आएगा, जनरल केस देख लेना, इसका जनरल केस बनाने के क्या आता है, 2n पाई, अगर ऐसे करें 2n+1 इसका जनरल केस में देख लेते हैं लोग ना, जनरल केस देखना पड़ेगा। 2n-1 पाई, n इज इक्वल टू 1 2 3, 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो पाई हो जाएगा, +-1 +-2 +-3, 2 पुट करेंगे तो 4-3, ठीक है, n इक्वल टू +-1 +-2, 2n-1 पाई, 2n-1 पाई, दैट विल बी द जनरल सोल्यूशन। ओके,
आई थिंक इट इज क्लियर. यस. ओके. ओके, एक और लास्ट पॉइंट है, उसको लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग कल डिस्कस करेंगे. लास्ट पॉइंट, देखो लास्ट पॉइंट, दैट इज कोहेरेंट. COHERENT. कोहेरेंट. कोहेरेंट सोर्स. कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? राइट डाउन. टू सोर्सेस ऑफ लाइट, two sources of light which continuously emit, which continuously emit, which two which continuously emit light wave of the same frequency, which continuously emit light waves of same frequency with a zero, with a zero or constant, with a zero or constant phase difference between them, with a zero or constant phase difference between them, with a zero or a constant phase difference between them. देख लेते हैं, थोड़ा तबीयत ठीक भी नहीं है मेरी. बोल रहा है कि दो सोर्स होंगे, दोनों कोहेरेंट तब होंगे तो दोनों के बीच में जीरो फेज डिफरेंस या कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो. मान लेते हैं ये एक सोर्स है, ये लाइट इस तरह से एमिट कर रहा है, दूसरा वाला भी उसी फेज पे करना चाहिए. अगर ऐसा है तो ये दोनों सोर्स आपस में क्या है? कोहेरेंट है. अगर कोई सोर्स ऐसा है, ये इस तरह से कर रहा है, उसी फेज में नहीं, ये दोनों तो आपस में सेम फेज में है और ये उस फेज में नहीं है, आप कुछ और फेज में. अगर ऐसे होता रिवर्स डायरेक्शन में ऐसे, तो हम बोलते कि क्या है ये, इन इसके और इसके दोनों के ये अपोजिट फेज में. अपोजिट फेज की बात नहीं हो रही है, सेम फेज की बात हो रही है. अगर दोनों सेम फेज में कोई दो सोर्स है, दो सोर्स ऑफ लाइट है, ये एक है, ये एक है, अगर दोनों सेम फेज में होंगे, यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दोनों सेम फेज में लाइट को एमिट कर रहे होंगे, तो वो कोहेरेंट सोर्स कहलाएगा. जैसे मान लेते हैं कि ये एक सोर्स है, ये इस तरह से लाइट को वेव को जनरेट कर रहा है, और यहाँ पे कोई है, ये भी अगर सेम फेज में, ये ऊपर से ये भी है तो ये भी ऊपर से ही होना चाहिए, सेम फेज में होना चाहिए. और यहाँ पे आके लाके एक ही डायरेक्शन में, यानी कि सेम फेज में मिल रहे हैं, तब तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव बनेगा. अगर ऐसा है, ये ऐसे आ रहा है और दूसरा वाला ऐसे आ रहा है, ये दो सेम फेज में दोनों एमिट कर रहे हैं, दोनों कोहेरेंट हो गए. लेकिन यहाँ पे एक ऊपर से मिल रहा है और नीचे से मिल रहा है, यहाँ पे जो मिल रहा है अपोजिट फेज में मिल रहा है, यानी 180 डिग्री के फेज डिफरेंस में मिल रहा है. यहाँ पे जीरो के फेज डिफरेंस में मिल रहे थे, यहाँ पे अपोजिट मिल रहा है. तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा वो डार्क बनेगा, और यहाँ पे जो बनेगा वो हमारा ब्राइट बनेगा. ठीक है, तो ये पॉइंट को हम लोग कल भी डिस्कस करेंगे अच्छे डिटेल से, जब हम लोग इंटरफेरेंस की बात करेंगे, यानी वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे तब. ओके, ठीक है, फिर हम लोग यही रहने देते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं कल, सॉरी
on Monday.